पंकज प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं उपचुनाव में भारी जीत मिली है और बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत, तो आपको भी लगता है कि विकास की गाड़ी लगातार चल रही है? ये विकास नहीं, विनाश की गाड़ी है। लोगों को समझना होगा, लोगों को संभल कर वोटिंग करना होगा। तो आप एक के बाद एक तो जीत हो ही रही है ना, तो क्या कुछ जनता सोच के तो वोट दे ही रही होगी पंकज जी, इसमें कोई तो दो राय नहीं है। भाई 20 लाख ईवीएम कहाँ है, आप हमको बता दीजिए। जो चुनाव आयोग खुद एक्सेप्ट कर रहा है, आरटीआई में खुलासा हुआ कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं। यही तो है कि जब विपक्षी दल के नेता इस पर कोई बात ही नहीं बोलते, चूंकि वो डरे और सहमे हैं। आपने देखा होगा कि नारायण राणे पर ईडी की कार्रवाई होती है जब दूसरे पार्टी में होते हैं, जब भाजपा में आते हैं मंत्री बन जाते हैं। आपने आसाम में देखा होगा, आपने बंगाल में देखा होगा, आसाम में वही शर्मा जी पर ईडी के छापे पड़ते रहते हैं, सीबीआई, आईटी। तो जब बीजेपी में आते हैं मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। बंगाल में आपने देखा होगा उनको प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाता है। आप झारखंड में देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य छूता नहीं है। आप राजभर जी का बयान देखिए, राजभर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि विपक्षी दल के नेताओं को एसी से बाहर निकलना होगा और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना होगा, अपने मतदाताओं से संवाद करना होगा। ये उस नाकामी के बदले में भाजपा की जीत है। इसीलिए आप ईवीएम पे ठीक रहा फोड़ रहे हैं? नहीं गायब है। अरे 20 लाख ईवीएम गायब है तो कहाँ है? चुनाव से उसका क्या, कैसे नहीं है? चुनाव ईवीएम में से ना चुनाव हो रहा है। तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। विश्व के जिन जिन देशों ने ईवीएम को स्वीकार किया था, सभी देशों ने भारत को छोड़कर, आप देख लीजिए, ईवीएम का बहिष्कार किया। अमेरिका जैसा, जर्मनी जैसा, इंग्लैंड जैसा देश बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो इंडिया में क्या है? मुख्य चुनाव आयोग से आप बड़े तो नहीं है ना, वो तो उनका तो ये कहना है कि हैकिंग ही नहीं हो सकता है, सिंगल चिप पेपर। अरे भैया, यही देखिए कि आप लोग हर चीज़ में हर चीज़ को आगे कर देते हैं। आगे नहीं कीजिए। चुनाव आयोग स्वायत्त शासी संस्था होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहा है। यानी दुनिया, हिंदुस्तान की जितनी संवैधानिक संस्था है वो मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। ऐसे में चुनाव होना ना होना, मानो जैसे घोड़े के पैर में सिक्कर से बांध दिया गया हो और गधे को जीत दिला दी गई हो, इसी तरीके का प्रक्रिया चल रहा है। नहीं, एक बात बताइए, और भी जगह चुनाव हुए ना, तो कहीं जगह तो कांग्रेस भी जीत गई है, कहीं कहीं जो आम आदमी पार्टी भी जीती है, तो उसमें क्या है? तो जहां विपक्षी दल के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थे, अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में थी, भगवंत मान का वो परंपरागत सीट था। आम आदमी पार्टी के लोग एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम ये जीत जाएंगे। देख लीजिए, वहाँ हार हो गई। दिल्ली में उपचुनाव हुए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं था। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले दुर्गेश पाठक के लोग थे, वहाँ उनकी चुनावी जीत हो गई। उत्तर प्रदेश में तो परंपरागत सीट मानी जा रही थी, उनका गढ़ है, फिर भी हार गए। जो जहाँ सपा के वोटर थे उन सभी को नज़रबंद कर दिया गया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, उन पर सरकारी प्रताड़ना की गई। आप अभी कह रहे, आज देख लीजिए कि सत्याग्रह है, लोगों को नज़रबंद कर दिया गया। आपने नहीं देखा, एक लोकतांत्रिक पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसका आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा रहा है और उन्हीं के बदौलत हिस्सा मिला है, तो उनके कार्यालय में जाने के लिए भी चारों तरफ से सील कर दिया गया था। आपको नहीं दिखा? जब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को उनके अपने कार्यालय में नहीं जाने दिया गया, तो आम मतदाताओं का क्या? चलिए, योगी जी बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव सन 2024 में जो है, उसमें जो है सभी सीटों पे जो है देखिए, घमंड किसी का नहीं रहा। जुल्मी चाहे कोई भी हो, जुल्मी का अंत हुआ है, इनका भी अंत होगा। लेकिन उसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा, लोगों को घर से बाहर निकलना होगा, जंग लड़ना होगा। कौन सा जुल्म? काम करने का जुल्म लगता है आपको? क्या काम है बता दो? अरे जनता तो चुन रही है ना। अरे भाई, सुन तो लो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। हमको आप एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल देना काम है क्या? बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड और स्तर तोड़ दिया, ये विकास है क्या? महंगाई आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा महंगाई हो गया, ये विकास है क्या? रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन मिलता था वो बंद कर देना विकास है क्या?
बैंकों को, सरकारी बैंकों का पैसा अपने व्यापारिक मित्रों को देकर एनपीए में डाल देना, बैंकों को डुबो देना, भारत सरकार की तमाम संस्थाओं को जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया उसको घाटे में लाकर उस संपत्तियों को बेच देना, इसको आप विकास समझते हैं क्या? ये तो जनता तो लगातार वोट दे ही रही है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार जीत गए, उत्तर प्रदेश में 2 बार बैक टू बैक योगी आदित्यनाथ जी आ गए। अब उपचुनाव हुआ, उसमें दोनों सीटें अपनी घर की सीटें जो है हार गई सपा में। सुकरात को जब सजा मिली थी तो 200 से अधिक लोगों ने उनके विपक्ष में उनको वो किया था। तो क्या मतलब, ज़्यादा बहुमत होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत कीजिए, और बहुमत हो माने आया है इसका मतलब वो गलत तरीके से चुनाव नहीं जीता है, आप इसको नहीं मान सकते ना। समझिए, साम दंड भेद की नीति अपनाकर ये ऐसा काम किया गया। गोवा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो इन लोगों का एक ही उपाय है, जहां इन लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए, जहां आसाम के मुख्यमंत्री को बाढ़ प्रभावितों की देखभाल करनी चाहिए, वहां महाराष्ट्र के विधायकों की देखभाल कर रहे। एक एक विधायक को 50-50 करोड़ दिए गए। एक एक विधायक जो वहां ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से कभी सूरत ले जाया जा रहा है। चार्टर प्लेन का खर्चा कौन दे रहा है, लग्जरी रूम का खर्चा कौन दे रहा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का पैसा कौन दे रहा है, आप देखिएगा। तो ये सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, एक सूत्री फार्मूला इनका है। नहीं, 24 की लड़ाई क्या लग रहा है कि इससे साफ हो पाएगा जो उपचुनाव में जीत मिली है? मतलब शुरुआत तो हो गई ना भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, किसी भी चीज़ से आप अगर पहली में फर्स्ट डिवीज़न से पास किए तो क्या मैट्रिक भी आप फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाएंगे? क्या इंटर भी फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाएंगे? क्या कोई और पार्टी दिखनी ऐसा नहीं होता ना। समझिए, सभी पार्टियां जैसी है वैसी है। सभी विपक्षी दल के नेताओं को जनता से संवाद करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना चाहिए, और लोगों के जुड़े हुए मुद्दे से बीजेपी के ईडी, आईटी और सीबीआई के डर से बिल्कुल बेखौफ होकर काम करना चाहिए। कितनों को जेल में डाल देंगे? ये लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, ये लोग निकल नहीं रहे, ये लोग आम जनता की जो जनमानस की जो भावनाएं हैं उसका कदर नहीं कर रहे, जिसके कारण भाजपा जीत रही है। तो अभी जो उपचुनाव में जीत हुई है उसके पीछे के क्या वजह मान रहे हैं आप? ये कोई वजह ही नहीं है। जब आप वहाँ के वोटरों को, आजमगढ़ हो या रामपुर हो, वहाँ के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, नज़रबंद कर देंगे, लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, फिर क्या होगा? निरहुआ का रिक्शा चल गया, साइकिल का हवा खराब। वो तो विधि के विधान को पलटने वाले हैं। आप भी इंतजार कर लीजिए कि विधि के विधान को क्या कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है। और क्या, जीत गए। जीत हार जब दो पहलवान मैदान में होते हैं तो जीत हार किसी न किसी की होती है, सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, जो 20 लाख ईवीएम गायब हैं, अपने घर में ही हार जाइएगा। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? यहाँ तक पहुँचोगे? आप बताओ, आप निकल पाओगे? इसका जीता जागता उदाहरण आज से कुछ ही दिन पहले बैरिकेड देख रहे हैं, कितना लेयर का बैरिकेड लगाया गया था। एक भी लोगों को कांग्रेस कार्यालय नहीं जाने दिया जा रहा था। किस लिए? किस लिए? भारत लोकतांत्रिक देश है। जब एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को उनके कार्यालय नहीं जाने दिया गया। तो चलिए, एक आखिरी सवाल है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला है कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं जो जीत हुई है, और दूसरी चीज़ ये है कि योगी आदित्यनाथ जी इस जीत के बाद जो है 24 की जो रास्ता है वो साफ बता रहे हैं। तो क्या आपको लगता है? समझिए, ये सबसे पहले तो ये योगी नहीं है, ढोंगी है। योगी और ढोंगी में फ़र्क समझिए। रामायण में प्रभु श्री राम ने साधु और असाधु का भेद बताया है। दूसरी बात, ऐतिहासिक तो सब काम ऐतिहासिक है। इनका नोटबंदी ऐतिहासिक था, इनका जीएसटी ऐतिहासिक था, अर्थव्यवस्था गिरा दी है वो ऐतिहासिक है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कह रहे थे, $2 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बजट पेश करने की इनकी औकात रह गई। रक्षा बजट में जो कटौती है वो ऐतिहासिक है। सारा काम ऐतिहासिक है।
देश बेचना भी तो ऐतिहासिक ही है, तभी तो बेच रहे हैं सारी संपत्ति को। अब अग्निवीर पर आइए आप। अग्निवीर में जो अग्निवीर स्कीम लाया गया है, अगर प्रधानमंत्री जी जैसे बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक ये है, अब आप देखिएगा भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल, सच्चाई इनके जुबान पर आ गई। ये कहते हैं हम गार्ड में रखेंगे। अरे भैया, तो कैलाश विजयवर्गीय जी, आप अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को विधायक क्यों बनाए? आप उनको क्यों नहीं चौकीदार बना दिए? राजनाथ सिंह जी अपने बेटा को क्यों नहीं अग्निवीर में शामिल करते हैं? ठप्पा लग जाएगा, वो चौकीदार की नौकरी करेगा पंकज सिंह। क्यों नहीं बताइए ना। भाजपा के इतने तमाम नेता हैं, पढ़ाई की उम्र में भर्ती करके उच्च शिक्षा से रोक दो, अब फिर 4 साल बाद नौकरी के उम्र में सड़क पर छोड़ दो। न शिक्षित हुए, न रोजगार। वाह रे मोदी सरकार। यही है मोदी सरकार का फॉर्मूला। एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। जिस उम्र में देश के युवा उच्च शिक्षा को प्राप्त करते, बाप रहेगा नौकरी में, अब बेटा रिटायर हो जाएगा। यही है मोदी सरकार का फॉर्मूला। आइए ऐतिहासिक इसको बता दिए। तो सबसे पहले भाजपा नेताओं को, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, भाजपा नेताओं को अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को अग्निवीर में भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेज रहा? माने हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी हैं? देश का किसान मजदूर का बेटा 4 साल ट्रेनिंग लेकर जिस उम्र में उस शिक्षा लेना चाहिए, रोजगार में होना चाहिए, न वो शिक्षित हुआ, न रोजगार पाया। यही मोदी सरकार। वाह रे मोदी सरकार, वाह रे मोदी सरकार। तो मोदी फीविया की बीमारी है, आपको समझिए। चलिए, पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि उपचुनाव में जो जीत मिली है उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। और उधर योगी आदित्यनाथ ने जो है खुला चैलेंज कर दिया है कि आने वाले लोकसभा का जो चुनाव है सन 2024 का, उसमें जो है सभी सीटों को जो है जीतने का दावा कर दिया है। उस पर लेकर के लगातार चर्चाएं करते रहेंगे। फिलहाल कर दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए सोनी न्यूज़। धन्यवाद।